Hello students, in the last lecture we were discussing how to calculate pH value of strong acids and strong bases. आज हम डिस्कस करेंगे pH वैल्यू निकालना, किस तरीके से हम वीक एसिड्स की और वीक बेसिस की pH वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो बच्चों, कोई भी वीक एसिड है, फॉर एग्जांपल हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं CH3COH, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वीक एसिड। ये जब डिसोसिएट होगा तो ये क्या बनाएगा, एक एसीटेट आयन और एक H+ आयन। अब अगर यहां पर इसके 1 मोल ले लिए जाएं तो ये 1 मोल कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, इट डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। तो अब आपको ये नहीं पता होगा कि ये 1 मोल कितने H+ आयंस बनाएगा। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि कितने H+ आयन बनेंगे तब तक हम अपने फॉर्मूले में pH की फॉर्मूले के अंदर log H+ इसकी वैल्यू हम पुट नहीं कर पाएंगे, और इसकी वैल्यू पुट नहीं होगी तो तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि सॉल्यूशन की pH कितनी है। तो इसको पता करने के लिए हमें क्या चीज मालूम होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि ये एसिड कितना % डिसोसिएट हो जाता है, मतलब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें पता होना चाहिए। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो कैसे पता लगाएंगे, तो हमने पीछे एक इक्वेशन डिराइव की थी और उस इक्वेशन के अंदर हमने कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन किया था कि लेट अस सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन जो है इस एसिड की दैट इज C, और एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये टूटेगा नहीं तो ये बनेगा नहीं। अब क्या होता है, एट टाइम t हमने इसको सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज किया, डिसॉल्व किया, तो इसमें से C अल्फा मोल्स जो है वो डिसॉल्व हो गए। अब बच्चों ध्यान रखना, दिस इज द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कितना % डिसोसिएट हुआ उसको कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करते तो कितने मोल्स खत्म हो चुके हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ C अल्फा। सो अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना % खत्म हो गया, कितना % डिसोसिएट हो गया, वो है अल्फा की वैल्यू। तो ये कितना बनेगा, ये भी C अल्फा बनेगा और ये भी C अल्फा बनेगा। अब जब ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे होगा उस टाइम पर हम क्या लिखते हैं, Ka इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं C² अल्फा स्क्वायर अपॉन C 1 माइनस अल्फा। क्योंकि ये एक वीक एसिड है और इस वजह से इसका अल्फा जो है वो काफी छोटा रहने वाला है, ज्यादा डिसोसिएट नहीं होते, तो हम डिनोमिनेटर में से अल्फा को जो है वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, C² अल्फा स्क्वायर अपॉन C, एक C से एक C कैंसिल, तो ये क्या आ गया, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka अपॉन C, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। अब अगर मुझे अल्फा की वैल्यू अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, सीधा आपको कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करके H+ की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको अल्फा की वैल्यू गिवन नहीं है बल्कि डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, और ये यूज करके फिर आप इस फॉर्मूले में पुट करके और H+ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब इसका हम न्यूमेरिकल जो है वो देखते हैं। वीक एसिड जो है उसकी हमें pH वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे क्वेश्चंस जो है वो हमसे पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से वैल्यूज गिवन होती हैं और फिर किस तरीके से आप उसको फाइंड आउट करते हो। तो क्वेश्चन दिया गया कि हमारे पास एक एसिड है दैट इज फॉर्मिक एसिड, यू हैव अ फॉर्मिक एसिड, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो दे रखी है हमें 0.1 मोलर। इट अंडरगो डिसोसिएशन टू एन एक्सटेंट ऑफ 2 × 10⁻³ तो इतना % ये डिसोसिएट होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स pH। तो देखो बच्चों, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है ये जब डिसोसिएट होगा तो ये फॉर्मेट आयन बनाएगा और H+ बनाएगा। हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा की वैल्यू गिवन है।
अल्फा क्या बोलते हैं, या तो फ्रैक्शन बोलते हैं या इसको परसेंटेज बोलते हैं। तो परसेंटेज हमें गिवन है, कितनी परसेंटेज गिवन है, 2 × 10⁻³ दिस इज द परसेंटेज। और कंसंट्रेशन कितनी थी एसिड की, 0.1 मोलर। तो C की वैल्यू 0.1, अल्फा इज 2 × 10⁻³ C इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, 0.1 × 2 × 10⁻³। तो ये कितना बन जाएगा, 2 × 10⁻⁴। दिस इज द वैल्यू ऑफ C अल्फा। और यहाँ पर C - C अल्फा, तो ये कितना बनेगा C अल्फा, और ये कितना, तो ये वैल्यू पता चल गई हमें। दिस इज द वैल्यू ऑफ C अल्फा। अब इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूले में यूज कर लो। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस माइनस लॉग 2 × 10⁻⁴, ये वैल्यू बन गई। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो माइनस बाहर ले लेते हैं, log 2 प्लस log 10⁻⁴। इसको आप सॉल्व करोगे 0.3010 - 4, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 3.699, माइनस माइनस कैंसिल, 3.699। दिस इज द वैल्यू ऑफ pH ऑफ दिस एसिड। तो ये हो गया एक प्रॉब्लम जो इस टाइप के एसिड से पूछी जा सकती है। चलो एक और प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें हम वीक एसिड्स की ही pH वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम यूज करेंगे बजाय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के, डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें गिवन होगा किसी एसिड का, और हमें उस डिसोसिएशन कांस्टेंट का यूज करके pH वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन दे दिया, हमारे पास एक एसिड है, एसिटिक एसिड हैविंग 0.01 मोलर कंसंट्रेशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट 2 × 10⁻⁸, फुल स्टॉप। कैलकुलेट इट्स pH वैल्यू। pH वैल्यू बताइए इसकी कितनी रहेगी। तो हमने अभी फॉर्मूला देखा था बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू √Ka/C। अल्फा Ka कितना दे रखा है, -8 डिवाइडेड बाई C कितना दे रखा है, 0.01। 0.01 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻⁻²। ये 10⁻⁻² ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 को क्या लिख सकता हूँ, 10⁻⁻3 × √2। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास अल्फा की। अब C अल्फा कितना आ जाएगा, तो C है 0.01 मतलब 10⁻⁻2 × √2 × 10⁻⁻3। सो ये हो गया √2 × 10⁻⁵। ये आ गई C अल्फा की वैल्यू। और अब इस C अल्फा को हम यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो H प्लस की वैल्यू आ गई √2 × 10⁻⁵। pH के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो कितना बन जाएगा ये, माइनस लॉग √2 × 10⁻⁵। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस लॉग √2 प्लस लॉग 10⁻⁵। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा pH वैल्यू हो जाएगी। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बिना लॉग टेबल के हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास तरीका है। देखो, माइनस लॉग √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2⁻1/2 प्लस लॉग 10⁻⁵। ये 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 log 2 प्लस -5 log 10। log 2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, log 2 इज 0.3010, और ये कितना हो जाएगा, -5 × 1। इसको आप सॉल्व कर लो, 0.1505, और ये -5 है। तो -5 में से ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4.8495 माइनस 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 कैंसिल, 4.8495। दिस इज द वैल्यू ऑफ pH। तो इतनी pH वैल्यू आ गई हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर इस एसिड की। चलिए, तो ये थी प्रॉब्लम्स वीक एसिड की। और वीक बेस भी इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, बस डिफरेंस इतना है कि A की जगह KB आ जाएगा। तो वीक एसिड और वीक बेस दोनों को हम इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो हम पढ़ने वाले हैं बफर सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज अ बफर सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोला जाता है जिसकी pH वैल्यू चेंज नहीं होती अगर उसमें थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस जो है वो ऐड कर दिया जाए। व्हाट इज अ बफर सॉल्यूशन?
the solution which do not show any change in its pH value when a small amount of acid or base is added to it। तो अगर किसी सॉल्यूशन में आप थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस ऐड कर देते हो और उस चीज से उस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन है दैट इज कॉल्ड अ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड होता है वो बफर सॉल्यूशन का काम करता है, क्योंकि थोड़ी बहुत एसिडिक या बेसिक चीजें खाने से हमारी बॉडी पे ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं आता। ऐसे ही बफर सॉल्यूशंस जो हैं वो और भी कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो काम करते हैं और उनको एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए जो है वो एक एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? बफर सॉल्यूशंस कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन जो हमारे पास है उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, उसके बेसिस पे 3 टाइप्स होते हैं बफर सॉल्यूशन के। सबसे पहला है एसिडिक बफर, दूसरा आएगा बेसिक बफर और तीसरा आएगा न्यूट्रल। तो एसिडिक बफर हो जाता है हमारे पास, बेसिक बफर हो जाता है और एक बफर हमारे पास ऐसा भी आएगा जो कि एक सिंगल सब्सटेंस का बना हुआ होगा, ठीक है। तो इसको न्यूट्रल बफर की बजाय बफर ऑफ अ सिंगल सब्सटेंस ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एसिडिक बफर की। तो हमें पहले ही दिख रहा है यहां पर एसिडिक बफर का मतलब एक ऐसा बफर सॉल्यूशन जिसकी पीएच वैल्यू क्या रहेगी? एसिडिक रेंज में रहेगी। तो बफर सॉल्यूशन हैविंग पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए? लेस देन 7 से कम होनी चाहिए। बेसिक बफर में क्या हो जाएगा? बफर सॉल्यूशन दे हैव पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7, मतलब 7 से बड़ी वैल्यू होगी। ये जो है बफर ऑफ अ सिंगल सब्सटेंस, ये न्यूट्रल भी हो सकता है, इसकी पीएच वैल्यू 7 भी हो सकती है, इसकी पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 भी हो सकती है, लेस देन 7 भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर हम कोई एसएच एग्जांपल या पीएच वैल्यू डिनोट नहीं करते। चलिए अब देखते हैं एसिडिक बफर का एग्जांपल और ये समझते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्यूशन जो है वो काम करती है। कैसे ये कोई भी एसिड अगर उसमें ऐड किया जाए तो उसकी पीएच वैल्यू चेंज नहीं होने देती, या उसके अंदर अगर हम बेस डालें तो उससे पीएच वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो आज हम बात करेंगे एसिडिक बफर की। सबसे पहले एसिडिक बफर में हमारे पास एग्जांपल है एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट। तो बच्चों आपने 10th क्लास में पढ़ा था, ये एक सॉल्ट है और ये एक एसिड है। तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन बनेगी इन दोनों को मिक्स करने से वो कैसी रहेगी? एसिडिक, क्योंकि ये तो सॉलिड स्टेट में रहेगा, ये तो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा और ओवरऑल सॉल्वेंट ये रहेगा, मतलब ये ज्यादा अमाउंट में ये रहेगा। तो ये दोनों मिलके बनाते हैं एसिडिक बफर। अब हम समझते हैं कि सपोज हमारे पास जो है वो एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हमने ये एसिड और इस सॉल्ट को मिक्स करके एक सॉल्यूशन जो है वो बना रखी है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं एसिड डालता हूं या फिर बेस अगर मैं डालता हूं, तो कैसे एसिड डालने पर इसने कोई भी पीएच वैल्यू में चेंज शो नहीं किया, या बेस डालने पर इसने पीएच वैल्यू में कोई भी चेंज शो नहीं किया। क्यों नहीं किया, कैसे नहीं किया, अब समझते हैं इस चीज को। तो देखो बच्चों, ये बफर जब आप बनाते हो तो ये एसिड जो है, ये एसिड वीकली डिसोसिएट होता है कुछ इस तरीके से। ये 2 आयंस बनाता है, एसीटेट आयन और H+ आयन। दूसरी तरफ ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, इस वजह से सिंगल एरो लगती है और ये बनाता है CO- और Na+।
अब देखो ये तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। यहां पर आप कॉमन आयन इफेक्ट लगता हुआ देख रहे होगे। कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है, आपके पास ये चीज जो है वो रिवर्सिबल है, लेकिन ये इरिवर्सिबल है। ये वही आयन प्रोड्यूस कर रहा है जो यहां पर इस एसिड ने प्रोड्यूस किया। तो इससे क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट जो हमने पिछले इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। तो ये एसिड जो है वो ज्यादा डिसोसिएट नहीं हो पाएगा जब हम ये सॉल्ट इसके अंदर डालते हैं तब। अब क्या होता है, अगर मैं इसके अंदर एसिड ऐड करता हूं तो एसिड सपोज हम HCl डाल देते हैं, थोड़ा सा डाला है हमने क्योंकि हम ज्यादा नहीं डालते, ज्यादा डालोगे तो हो सकता है pH वैल्यू जो है वो चेंज हो जाए। तो थोड़ा सा एसिड आपको डालना है। एसिड क्या करेगा, एसिड H+ आयंस प्रोड्यूस करेगा इस सॉल्यूशन के अंदर। अब इस H+ आयन को कौन कंज्यूम कर लेगा, ये एसीटेट आयन जो इस सॉल्ट की वजह से काफी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट थे। ठीक है, तो एसीटेट आयन कहां से आया, ये एसीटेट आयन उस सॉल्ट के डिसोसिएशन से। ये एसीटेट आयन जो है वो इसके साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, एसिटिक एसिड। मतलब इसको एसीटेट आयन जो है वो क्या कर देगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में पहुंचा देगा। तो तुम्हारे पास H+ सॉल्यूशन के अंदर जितना तुम डालोगे उतना बचेगा नहीं। इस वजह से इस सॉल्यूशन के अंदर H+ को कंज्यूम कर लिया तो pH में कोई भी चेंज नहीं आया। दूसरी तरफ बात करते हैं अब बेस की। अगर इसी सॉल्यूशन में हम बेस ऐड करते हैं थोड़ा सा, सपोज NaOH ऐड कर दिया, तो NaOH क्या करेगा, Na+ और OH- आयन, ये दो आयंस प्रोड्यूस करेगा। अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, ये H+ आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। ये H+ आयन क्या करते हैं, इस OH- आयन के साथ, ये H+ कहां से आया, एसिड से आया, ये क्या बना देते हैं, वाटर। तो जो OH- तुमने बेस ऐड करने से बना होगा उसको H+ ने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ध्यान रखना बच्चों, ये आपको स्मॉल अमाउंट में डालना है। तो स्मॉल अमाउंट में डालोगे तो ज्यादा आयंस नहीं बनाएंगे, H+ और OH- ज्यादा नहीं बनेगा। इसी वजह से ये H+ जो थोड़े बहुत थे इसके अंदर और ये जो एसीटेट आयन जो है ये इजीली इसको क्या कर देते हैं, काउंटर कर लेते हैं। तो इसका वाटर बना दिया और इसका जो है वो एसिटिक एसिड बना दिया। तो इन दोनों प्रोसेस की वजह से ये सॉल्यूशन जो है, ये बफर सॉल्यूशन जो है वो pH वैल्यू में कोई भी चेंज शो नहीं करती। दिस इज द वे दिस एसिडिक बफर इट एक्ट्स। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट बेसिक बफर पे। बेसिक बफर जो है उसका एग्जांपल देखते हैं और वो किस तरीके से काम करती है। तो एसिडिक बफर जो है उसका काम करने का ये तरीका रहेगा सॉल्यूशन के अंदर, जब उसमें एसिड या बेस को ऐड किया जाएगा तब। नेक्स्ट इज बेसिक बफर। बेसिक बफर हम उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसकी pH वैल्यू, सॉल्यूशन हैविंग pH वैल्यू ग्रेटर देन 7। तो ऐसी सॉल्यूशंस को हम बेसिक बफर बोलते हैं। अब ये बेसिक बफर जो है वो किस तरीके से काम करती है, तो एग्जांपल देखो इसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लिक्विड अमोनिया भी बोलते हैं प्लस NH4Cl, ये सॉल्ट है और ये एक वीक बेस होता है। जितने भी बफर आप बनाते हो उसमें आप कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस नहीं डालते, हमेशा वीक एसिड या वीक बेस लिया जाता है। तो हमने जो पिछला एग्जांपल देखा उसमें भी हमने यहां पर क्या डाला था, एसिटिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड था और ये एक वीक बेस है। अब देखो सॉल्यूशन के अंदर जब हम इन दोनों चीजों को डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में ये किस तरीके से जो है वो प्रेजेंट होती हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, इस वजह से ये टूटेगा लेकिन इसका स्टेप रहेगा रिवर्सिबल। दूसरी तरफ अमोनियम क्लोराइड है जो कि एक सॉल्ट है, ये सॉल्ट डिसोसिएट होगा, ये बेस है और ये क्या बनाएंगे, NH4+ और Cl-। अब ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। अब यहां पर भी कॉमन आयन आ गया तो ये कॉमन आयन क्या करेगा, इस प्रोसेस को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर देगा, जो वीक बेस वाला स्टेप था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर हमने एसिड ऐड कर दिया। तो एसिड ऐड करेंगे तो सपोज HCl डाल दिया हमने, HCl क्या करेगा, H+ और Cl-, ये दो आयंस बनाएगा। अब ये जो H+ प्रोड्यूस हुआ है इसको काउंटर कौन करेगा इस सॉल्यूशन में, तो इसको काउंटर करने के लिए OH- प्रेजेंट है ऑलरेडी। तो OH- जो कि कहां से आएगा, बेस से आएगा, वो इस H+ को न्यूट्रलाइज करके क्या बना देगा, वाटर बना देगा। और इस तरीके से एसिड का असर जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एसिड H+ प्रोड्यूस करते हैं और यही अपना इफेक्ट दिखाता है।
दूसरी तरफ बेस अगर हम डाल दें इसी सॉल्यूशन के अंदर तो क्या होगा, तो बेस अगर आप डाल रहे हो, सपोज आपने NaOH डाल दिया, तो NaOH जो है वो डिसोसिएट होगा और क्या बनाएगा, Na+OH माइनस। ये OH नेगेटिव आयंस जो है इनको कौन काउंटर करेगा, अब इनको काउंटर करेंगे अमोनियम के आयंस जो इस सॉल्ट से बने। ये OH माइनस के साथ मिलके क्या बना लेते हैं, NH4OH, मतलब OH माइनस आयन को जो है वो ये इधर भेज देगा मॉलिक्यूलर फॉर्म में। जब तक OH माइनस आयन फ्री नहीं होगा तब तक वो अपना असर नहीं दिखाएगा। इस तरीके से दोनों को ही, एसिड के इफेक्ट को भी और बेस के इफेक्ट को भी, दोनों के ही इफेक्ट को इसने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये हो जाता है इफेक्ट ऑफ एसिड और बेस इन द बेसिक बफर। चलो ये हो गया सेकेंड टाइप। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड टाइप की। एक ऐसा बफर सॉल्यूशन जो एक ही सब्सटेंस से बनता है, और वो सब्सटेंस क्या रहता है हमारे पास, अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो अकेला ही बफर सॉल्यूशन का काम कर देता है। तो थर्ड कैटेगरी इज सिंगल सब्सटेंस एक्टिंग एज बफर सॉल्यूशन, CH3COONH4। अब देखो बच्चों, ये जो है वो वीकली डिसोसिएट होगा और ये बनाएगा CH3CO- और NH4+। अब इसके अंदर अगर तुम एसिड ऐड करते हो तो एसिड क्या करेगा, H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, और H+ आयन के लिए एफिनिटी किसकी ज्यादा है, H+ आयन के लिए एफिनिटी ज्यादा है एसीटेट आयन की। एसीटेट आयन जो है इसको अगर H+ दिख जाए तो ये इसके साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, मॉलिक्यूलर तुम्हारा एसिटिक एसिड। दूसरी तरफ अगर बेस है, NaOH को इसके अंदर डाला जाए तो NaOH क्या प्रोड्यूस करता है, Na+ और OH-। ये OH- आयंस जो हैं इनको कौन कंज्यूम कर लेगा, NH4+, क्योंकि इसकी एफिनिटी जो है वो OH- के लिए ज्यादा होती है और क्या बना देगा, NH4OH। तो एसिड को एसीटेट ने कंज्यूम कर लिया और OH- को इस बेस ने कंज्यूम कर लिया। तो इस तरीके से ये दोनों ही एसिड और बेस को इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो ये हो जाती है बफर सॉल्यूशंस। इन बफर सॉल्यूशंस को इन 3 कैटेगरीज में हम इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।